वेलकम टू डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में देखेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स का नेक्स्ट पार्ट। इससे पहले हम लोगों ने अप्लाइड मैकेनिक्स के सेकंड चैप्टर का पहला वीडियो बना लिया है। आज हम लोग देखेंगे सेकंड चैप्टर का सेकंड वीडियो। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है और आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे सेकंड चैप्टर का सेकंड वीडियो। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम। आज हम लोग को यहाँ से देखना है। तो आज हम लोग समझेंगे बलों के समांतर चतुर्भुज के नियम के बारे में और उसके साथ साथ उसका डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, डेरिवेशन के बाद उसके बेसिस पे जो केसेस हैं, ठीक है, कुछ केस हैं उसे सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि समांतर चतुर्भुज का नियम क्या है। देखिए, यहाँ पे जो फिगर दिखाया गया है इसी को हम लोग को समझना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा अपने से अपनी भाषा में से समझ लेते हैं, उसके बाद तब देखेंगे यहाँ पे नोट्स में क्या दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम देख पा रहे हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ पे दो ऐसे बल हैं जो एक बिंदु से होकर जाते हैं। ठीक है, तो पहला बल जो हम लोग मान लेते हैं, पहला बल बल क्या है, वो P है। दूसरा बल इसी बिंदु से, जो कि बिंदु O है, उसी बिंदु से दूसरा बल होकर जाता है, वो क्या है, वो हमारा Q है। ठीक है, एक ही बिंदु से दो बल होकर जाते हैं, जो कि क्या है, एक P है और ये Q है। अगर इन दोनों बलों का परिणामी निकाला जाए तो परिणामी क्या आएगा, हम मान लेते हैं कि R आता है और यहाँ से इस डायरेक्शन में आता है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो R है और इस तरीके से है। ठीक है, अगर इसी बल के इंड को आगे की तरफ बढ़ा दिया जाए और इसको भी आगे की तरफ बढ़ा दिया जाए तो एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। इसका नाम लिख सकते हैं O A, यहाँ पे B और C। ठीक है, अब ये इमेज यहाँ पे बना हुआ है। ठीक, तो इनका एंगल हो सकता है अलग अलग, यहाँ से यहाँ तक हम लेना चाहें तो ये अल्फा हो गया, इसे बीटा, या फिर पूरे को हम इस तरह से सीटा मान सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो दिया गया है, इसके यहाँ पे बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम में यही चीज यहाँ बताया गया है कि अगर चतुर्भुज के किसी एक बिंदु पे दो बलों की, एक बिंदु पे मतलब कि एक सिरे पे दो बलों को मान लिया जाए और उसका परिणामी अगर एक विकर्ण हो तो वो एक समांतर चतुर्भुज को बताएगा। ठीक है, तो जैसे कि समझने की बात तो थी, हम लोगों ने समझ लिया है क्या है ये, लेकिन किस तरीके से एग्जाम में लिख के आएंगे तो वो चीज हम लोग यहाँ से देखेंगे कि कौन सी भाषा का हम लोग वहाँ पे चयन करेंगे लिखने के लिए। तो यहाँ बताया गया है, इस नियम के अनुसार यदि किसी बिंदु पर कार्य करने वाले दो बलों को दिशा और परिमाण, ठीक है, मतलब कि डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड में, दिशा और परिमाण में एक समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजा, ठीक है, संलग्न भुजा का मतलब क्या है, जो एक दूसरे से एकदम सटे हुए हों, ठीक है, द्वारा निरूपित किया जाए तो उन बलों का परिणामी समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण द्वारा दिशा और परिमाण में निरूपित किया जा सकता है और दोनों बलों के परिच्छेद बिंदु से होकर जाता है। यहाँ क्या बताया गया, अगर दो बल किसी एक बिंदु से परिमाण और दिशा में इस प्रकार खींचा जाए कि वो क्या हो, किसी समांतर चतुर्भुज के भुजा, संलग्न भुजा के भुजा से होकर जाते हो। ठीक है, जैसे समांतर चतुर्भुज कैसे होगा, उसकी चार भुजाएं होंगी, कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, तो एक भुजा से होकर के जाती हो, तो ये हो गया। ठीक है, और इनका परिणामी, ठीक है, और इनका परिणामी क्या हो, मान और दिशा में उस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण को दर्शाता हो, तो ये विकर्ण को भी दर्शा रहा है, अगर इसको मिला देंगे तो ये विकर्ण को दर्शाएगा। ठीक है, तो इन दोनों बलों को परिच्छेद होकर के और जहां पे ये मिलता है उसी से ये क्या होता हो, परिणामी आगे बढ़ता हो। ठीक है, यही क्या है, समांतर चतुर्भुज का नियम है। ठीक है, इसे समझने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो एक बार हम लोग फिर से इसको पढ़ते हैं और समझते हुए चलते हैं। देखिए क्या बताया गया इस नियम में, इस नियम में बताया गया है, यदि किसी बिंदु पर कार्य करने वाले दो बलों को परिमाण और
दिशा में यदि किसी बिंदु पर कार्य करने वाले दो बलों के परिमाण और दिशा में एक समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा, संलग्न भुजाओं मतलब कि लगे हुए दोनों भुजाओं द्वारा निरूपित किया जाए तो उन बलों का परिणामी समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण के द्वारा दिशा और परिमाण में निरूपित किया जाता है जो दोनों बलों के परिच्छेद बिंदु से होकर जाता है। ठीक है, तो ये लिखने की बात है। अगर आप इस फिगर को समझ लेंगे, ठीक है, इस फिगर को समझ लेंगे तो ये सारी चीजें वहां पे लिख के आ जाएंगे। बशर्ते इसे दिमाग में रखना होगा, आपको 2 से 3 बार इसको पढ़ के याद करना होगा। इसे इस नियम को आपको अपने नोट में नोट कर लेना है, लिख लेना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब यहाँ बताया गया है किस तरह से आप रिजल्टेंट निकाल सकते हैं जब दो बल इस तरीके से काम कर रहे हैं, समांतर चतुर्भुज के दो भुजाओं द्वारा काम कर रहे हैं। ठीक है, उनका रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से है। तो रिजल्टेंट किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, उसका परिणामी ज्ञात करने की क्या विधि है, वो चीज यहाँ बताई गई है। यहाँ बताया गया हेडिंग क्या है, परिणामी का मान तथा दिशा ज्ञात करना। किस तरीके से आप रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे और उसका डायरेक्शन निकालेंगे इस चीज के लिए। तो यहाँ देखिए 2 विधि बताई गई है। पहला जो है गणनात्मक विधि, दूसरा जो है ग्राफिकल मेथड जो है। ठीक है, तो हम लोग के एग्जाम में ग्राफिकल मेथड नहीं आता है। ठीक है, ग्राफिकल मेथड समझने की बात है कि जिस तरीके से हम वेक्टर पढ़ते हुए आ रहे हैं, एक ग्राफ पे हम लोग क्या करते हैं, स्केल मान करके वेक्टर को खींच देते हैं और हमारा जो रिजल्टेंट आता है उसे मेजर करके हम उसे माप करके बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड इजी है और कुछ कुछ विशेष परिस्थितियों में इससे सोल्यूशन पाना कठिन हो जाता है। ठीक है, जबकि क्या है, हमारा जो गणनात्मक विधि है ये ये हमारा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन इसी सारी ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, तो हम लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम लोग सारा फोकस हमारा इस मेथड पे, पहले वाले मेथड पे होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए, पहला टॉपिक क्या है, गणनात्मक विधि। तो इस विधि को हम लोग समझते हैं। इसमें देखिए किया क्या गया है। इससे पहले वाला हम लोगों ने फिगर में देखा था, एक पॉइंट पे, बिंदु ओ पे एक बल लग रहा था P और दूसरा बल क्या लग रहा था Q। ठीक है, और इनका परिणामी क्या था, R था। इस तरीके से, ठीक, इनको यहाँ पे इस तरीके से मिलाया गया था। ठीक, ये हमारा A हो गया था और ये B और ये C। ठीक है, ये टोटल क्या था, थीटा, ये अल्फा, और यहाँ से यहाँ तक ये बीटा। इस फिगर में क्या किया गया है, इस फिगर में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है, थोड़ा फॉर डराइव करने के लिए से। ठीक है, वो क्या किया गया है, देखिए यहाँ क्या किया गया, ए को थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया, ओ ए जो लाइन है उसको आगे बढ़ाया गया है और ए से लंब डाला गया है इस तरीके से। तो ये चीज निकल के आई है, ये वाला ट्रायंगल जो है, तब ये चीज बढ़िया है। यहाँ जो पॉइंट मिलेगा इसका नाम क्या रखेंगे, डी रखेंगे। ठीक है, हम ये जानते हैं कि ओ से लेकर के ए तक की डिस्टेंस कितनी है, वो पी है, पी फोर्स लग रहा है। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं ए से सी तक का वैल्यू कितनी है, वो क्यू है, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा क्या होगी, बराबर होगी, तो ये भी क्या होगा, क्यू होगा। लेकिन सी से डी तक का जो ये लंबाई है, ये जो लेंथ है, ये यहाँ जो फोर्स आएगा वो कितना होगा, ये हमें पता नहीं है। हम लोग को वैल्यू निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, ए से डी तक का और सी से डी की वैल्यू निकालनी होगी, जो हमें पता नहीं है। तो यहाँ पर तो निकाल के बता दिया गया है कि ए डी की वैल्यू कितनी आएगी, क्यू कॉस थीटा, और यहाँ की वैल्यू कितनी आएगी, क्यू साइन थीटा। ठीक है, जैसे कि फोर्स डिजॉल्व कर रहे थे उस तरीके से। ठीक, तो अब हम लोग इससे निकालना सीखेंगे किस तरीके से हम एडी का वैल्यू और सीडी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सिंपल है, क्योंकि यहाँ का एंगल क्या है, थीटा है, क्योंकि क्योंकि यहाँ का एंगल क्या है, थीटा है, तो यहाँ का भी क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, तो इसी का यूज करते हुए साइन का उसका फॉर्मूला लगा करके हम इसे फाइंड आउट करेंगे कि क्या वैल्यू होगी एडी की और सीडी की। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ हम लोग देखते हैं ट्रायंगल,
ट्रायंगल ADC में, ठीक है, AD और C में, ट्रायंगल ADC में, ठीक है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन, अगर लेते हैं तो लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू DC बाई AC। क्या लिख सकते हैं? DC बाई, मतलब कि ये वाला लाइन बाई AC, ठीक है। तो DC की वैल्यू कितनी है नहीं पता अभी, ठीक है, तो हम लोग यहाँ से DC निकाल सकते हैं। AC हमें पता है, A और C, AC क्या है? Q है, ठीक है। तो AC को हम क्या कर सकते हैं, हम इधर ले आ सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं DC इज इक्वल टू AC साइन थीटा। DC इज इक्वल टू AC की वैल्यू कितनी है? Q है, तो यहाँ लिख सकते हैं Q साइन थीटा। तो DC की वैल्यू हमारी निकल के आ गई क्या? Q साइन थीटा। इसी प्रकार से AC AD का निकालने की कोशिश करेंगे। तो AD के लिए इसी ट्रायंगल में हम लोग क्या करेंगे, कॉस ले लेंगे, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इजकल टू क्या आएगा? AD बाई AC, ठीक है। तो AD हमें निकालना ही है और AC हमें पता है Q है। तो यहाँ लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू AC कॉस थीटा। तो Q कॉस थीटा, AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या पा गए, जो AD की वैल्यू है वो क्या है? Q cos थीटा है, और CD की जो वैल्यू है क्या है? Q sin थीटा है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग ये दोनों ही सॉल्व कर लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम अगला ट्रायंगल लेंगे, अगले पेज में हम देखते हैं इसे, ठीक है। अब क्या लेंगे, अब हम लोग अगला ट्रायंगल लेंगे, क्या लेंगे? ODC, मतलब कि यहाँ से लेकर के पूरे ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, हम पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेते हैं ट्रायंगल ODC, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे OC का स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, ठीक है। OC का स्क्वायर प्लस OD प्लस DC का स्क्वायर, OD प्लस DC का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग OD, जो OD है, एक सेकेंड कुछ इसको मिटा लेते हैं। हाँ, अब देखिए, जो OD है, O से D तक, तो OD में देखेंगे ध्यान से तो OA प्लस AD, ठीक है। यानी OD को हम लिख सकते हैं OA प्लस AD, यानी OD को हम इसमें ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे OA प्लस AD का होल स्क्वायर, ठीक है, और फिर DC का स्क्वायर, ठीक। इसी प्रकार से अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे ओपन कर लेंगे। किस तरीके से ओपन करेंगे? A प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला जैसे दिखाई दे रहा है, ठीक है, उसी तरीके से इसे ओपन करेंगे। A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, इसी के बेस पे, ठीक है, इसी के बेस पे हम इसे ओपन करेंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा? OA का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर प्लस 2OA इंटू AD, ठीक है, प्लस DC का प्लस DC का स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो OA का वैल्यू कितना है, यहाँ पर देखें ध्यान से, तो OA का वैल्यू कितना है? OA का वैल्यू P है, ठीक है, OA का वैल्यू P है। और AD का वैल्यू निकल कितना आया था? AD का वैल्यू क्या आया है? Q cos थीटा आया है। उसके अलावा क्या चाहिए? DC, और DC का वैल्यू कितना ये आई है? Q sin थीटा, ठीक है। सबका वैल्यू उसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो OD कितना है? OA है P का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद से क्या है? AD क्या है? यहाँ पर जाएगा Q AD cos स्क्वायर
थीटा प्लस 2 पी और एडी क्यू कॉस थीटा। और डीसी क्या है? डीसी है हमारा क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए इसको और इसको हम एक पास लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ब्रैकेट में लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2pq कॉस थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इतने की वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। इसका वैल्यू अगर 1 हो जाएगा तो फाइनली आएगा क्या, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ठीक है, और ओसी का वैल्यू क्या है, आर है, तो यहाँ लिख सकते हैं आर स्क्वायर। ठीक है, या फिर आर बराबर हम लिख सकते हैं अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ठीक है, तो फाइनली जो आपका सोल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, आर इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ठीक है, इस फार्मूले को हम लोग को क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, इसी पे सारा सवाल लगेगा और इस डेरिवेशन को भी तैयार कर लेना है। एग्जाम में ये डेरिवेशन पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्या हम लोग निकाला, हम लोगों ने निकाला आर इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। थीटा क्या है, दोनों बलों के बीच का एंगल है। ठीक है, तो इस फार्मूले को हम लोग को क्या करना है, याद रखना है। साथ साथ ये भी याद रखना है कि इसका डेरिवेशन किस तरीके से हुआ है। ठीक है, पहले एडी और सीडी का वैल्यू निकाला गया है, उसके बाद एंगल क्या लिया गया था, एंगल ओ सी डी लिया गया था। ठीक है, इसको लेकर के सॉल्व किया गया। इस फार्मूले को हमको याद करके रखना है परिणामी ज्ञात करने के लिए, रिजल्टेंट निकालने के लिए। ठीक है, आर की वैल्यू निकालने के लिए, अगर आर दिया है पी और क्यू में से कुछ और नहीं दिया तो वो निकाल सकते हैं। अगर पी क्यू और आर दिया है तो एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हम लोग यहाँ से देखेंगे। अब एंगल निकालने की बात आगे, अगर हम लोगों से अल्फा या फिर बीटा का वैल्यू पूछे तब किस तरीके से निकालेंगे, तो वो चीज हम लोग देखेंगे यहाँ पे एंगल ओडीसी में। ठीक है, एंगल ओडीसी में। ठीक, तो हम यहाँ पे अल्फा के लिए लिख सकते हैं 10 अल्फा इज इक्वल टू डी सी बाई ओ डी। क्या चीज, 10 अल्फा इज इक्वल टू डी सी बाई ओ डी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ओ डी को फिर हम ब्रेक कर सकते हैं, डी सी बाई ओ ए प्लस ए डी में। ठीक है, क्या हो जाएगा, 10 अल्फा हो जाएगा। इसी प्रकार से सबकी वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 अल्फा इज इक्वल टू डीसी की वैल्यू कितनी है, डीसी की वैल्यू है क्यू साइन थीटा। ठीक है, और ओ ए की वैल्यू क्या है, ओ ए की वैल्यू पी है और ए डी की वैल्यू क्या है, क्यू कॉस थीटा। ठीक है, यानी जब 10 अल्फा की वैल्यू निकालनी होगी तब इस फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे, जब 10 अल्फा निकालना होगा तो। ठीक है, इसी प्रकार से अगर 10 बीटा निकालना हुआ तब 10 बीटा निकालना हुआ तो फिर इसी प्रकार से हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी साइन थीटा बाई क्यू प्लस पी कॉस थीटा, ये बीटा के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों फार्मूले को एंगल निकालने के लिए, अल्फा और बीटा निकालने के लिए हम लोग को याद रखना है। ठीक है, जब अल्फा निकालने की बात आएगी तो ऊपर कौन सा बल होगा, क्यू होगा। ठीक है, यहाँ पे क्यू लेंगे। जब बीटा निकालने की बात आएगी तो बल कौन सा लेंगे, पी लेंगे। इस बात को हम लोग को ध्यान रख के चलना है। ठीक है, तो ये तीनों फार्मूला, ये फार्मूला आर वाला और उसके बाद 10 अल्फा और फिर 10 बीटा, इन तीनों फार्मूला को हम लोग याद रख के चलेंगे
तो आगे इसके बेसिस पे जो भी प्रॉब्लम आने वाली है, जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगी, उससे हम लोग इजिली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ केस देख लेते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे कहा गया, पहला जो केस है, जब बल P और Q एक ही दिशा में लगे हों। एक ही दिशा क्या मतलब कि यहाँ पे कोई बिंदु है, उधर से इधर P लग रहा है और इसी पर क्या लग रहा है, Q लग रहा है। ठीक है, या फिर एक ही दिशा में P यहाँ पे लग रहा है और यहाँ से यहाँ Q लग रहा है, या फिर इसको पैरेलल का केस कर सकते हैं, समांतर का केस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, जो थीटा की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, तब हम लोग को सॉल्व करना है। जब कहेगा P और Q एक ही दिशा में लग रहे हो, इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो रही है, 0 हो रही है। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, R = P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos थीटा। ठीक है, PQ वही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं R = P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos थीटा, जहाँ पे cos 0 डिग्री। ठीक है, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, R = ये 1 होता है, तो ये एक तरह से हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, P² प्लस Q² प्लस 2PQ। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एक फॉर्मूला होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं R = P प्लस Q का होल स्क्वायर। ठीक है, जब ये बाहर आएगा तो हो जाएगा R = P प्लस Q। क्या हो जाएगा, R = P प्लस Q। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होगा, फोर्स जो रिजल्टेंट आ रहा है वो क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। तो यहाँ पर जब पर भी हम लोग को यहाँ पर एक चीज समझ में आई, जब पर भी थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, तो उस पर जो उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। उसका रिजल्टेंट क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। ठीक है, इस चीज को याद करके चलना है। जब भी थीटा की वैल्यू 0 होगी तो रिजल्टेंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो रिजल्टेंट जहां ही मैक्सिमम की बात आएगी वहां P प्लस Q हो जाएगा। दोनों बलों को हम आपस में जोड़ देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला केस देख लेते हैं। अगला केस में क्या है, केस 2 में बताया गया है, जब P और Q की दिशाएं विपरीत हों। इसका मतलब क्या, पॉइंट यहाँ पर है, एक बल P इधर की तरफ लग रहा है और एक बल Q इधर की तरफ लग रहा है, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 180 डिग्री है। यानी थीटा = क्या है, 180 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम केस करेंगे, तो R = क्या हो जाएगा, √P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos थीटा। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। और दूसरे में क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो R = क्या हो गया, R = हो गया P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos 180 डिग्री। कितना, 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ हो गया क्या, 180 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे जो cos 180 डिग्री की वैल्यू आएगी -1। अगर आपको नहीं पता है तो आपको कैलकुलेटर यूज करने को मिलेगा, जहाँ से आप इसका सोल्यूशन इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका हो जाएगा -1। तो हम यहाँ ले सकते हैं P² प्लस Q² प्लस 2PQ-1। ठीक है, फाइनली इसको क्या लिख सकते हैं, P² प्लस Q² माइनस 2PQ। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है, इसको लिख सकते हैं P माइनस Q का होल स्क्वायर। ये बाहर आएगा, क्या होगा, P माइनस Q। यानी R = क्या हो गया, P माइनस Q। ठीक है, मतलब ये रिजल्टेंट का क्या है, मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू है, यानी कि जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी तो जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, मिनिमम रिजल्टेंट आएगा। ठीक है, इस चीज को याद रख के चलना है हम लोग को। जब मिनिमम कहेगा तो R = P माइनस Q हो जाएगा सीधे सीधे। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा।
इस चीज को हम लोग ध्यान रख के चलेंगे। ठीक है, सेकंड केस भी देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे केस की तरफ। देख तीसरा केस क्या कर रहा है, जब यहाँ पे बल होगा, गलत लिखा है, जब बल P और Q आपस में सम कोण यानी 90 डिग्री पर हो। यानी बल ऐसा लग रहा है कि एक बल P इधर है और दूसरा क्या है, Q ऊपर की तरफ है, दोनों के बीच जो है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तब हम लोग को पता करना है कि उसका रिजल्टेंट कितना होगा। ठीक है, देखिए सेम है, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। बाकी सारा चीज सेम रहेगा। तो यहाँ पे r इजकल टू क्या लिखेंगे, r इजकल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। कॉस थीटा जहाँ पे हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, cos 90 लिख सकते हैं, अगले में कर लेते हैं। ठीक है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 90। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पर cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। जब ये 0 तो ये सब का सब 0 हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, बाकी सब का सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आर इजकल टू क्या आ जाएगा, आर इजकल टू फाइनली यही आएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, यानी कि जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो रिजल्टेंट अगर हम डायरेक्ट निकालने की सोचें तो डायरेक्ट हम यही फार्मूले की तरह यूज कर सकते हैं, आर इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, इसे डायरेक्ट फार्मूले की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक, अगला देखते हैं। अगला केस है, जब बल P तथा Q परिमाण में बराबर, दिशा में विपरीत तथा समरेखी हो। यहाँ देखें, जब बल P और Q परिमाण में बराबर हो, मतलब P और Q क्या हो, परिमाण में बराबर हो, यानी P इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू आर, तीनों आपस में बराबर हो। ठीक है, तीनों एक बराबर बल लग रहे हो और दिशा में विपरीत हो। दिशा में विपरीत हो, एक सेकेंड, जब बल P तथा Q के परिमाण में बराबर हो और दिशा में विपरीत हो। एक मिनट, ये चीज गलत हो गया। हाँ, यहाँ पे सिंपली ये बताया जाए P और Q क्या हो, आपस में बराबर हो और विपरीत दिशा में लग रहे हो। ठीक है, दिशा क्या है, विपरीत है, तब की बात कही जा रही है। यानी कि जो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 180 हो जाएगी तथा समरेखी हो और एक ही दिशा में काम कर रही हो। तो सिंपल सा है, जब P और Q आपस में बराबर है। देखिए, तो कुछ नहीं करना, R इजकल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ठीक है, P बराबर Q या Q बराबर P लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, पी स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कॉस विपरीत दिशा में है, मतलब कि 180 पे है तो कॉस 180 लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर देखेंगे तो यह हो जाएगा 2p स्क्वायर और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 का -1। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, एक में लिख लेते हैं 2p² -1। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 2p² -2p²। ठीक है, यानी कि 0। R इजकल टू क्या हो जाएगा, 0। जो रिजल्टेंट आएगा वो हमारा 0 आएगा। ठीक है, 0 का क्या मतलब, देखिए समझने वाली बात है, जब किसी बिंदु पर इधर भी और इधर बराबर बल लगता है, यानी कि 10 न्यूटन का बल इधर लग रहा है मान लेते हैं और 10 न्यूटन का बल इधर लग रहा है, तो एक दूसरे को प्रभाव को निरस्त कर देंगे, मतलब कि रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो वही रिजल्टेंट यहाँ पे क्या आया हुआ है, आर की वैल्यू 0 आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया था जब पी क्यू के बराबर हो परिमाण में, ठीक है, मैग्नीट्यूड में,
और दिशा विपरीत हो और समरेखी हो, एक दिशा एक रेखा पे काम कर रहे हो, तब की बात कही गई थी। ठीक है, तो उसका रिजल्टेंट क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अगला केस देखते हैं। अगला केस में बताया गया है जब P Q से बड़ा है तब। ठीक है, P क्या है, Q से बड़ा है। ठीक है, मान लीजिए 20 न्यूटन है बल और ये क्या है, 10 न्यूटन का बल है। ऐसा केस आएगा तब क्या करना है, सिंपल है, सेम उसी तरीके से सॉल्व करना है। जो वैल्यू बड़ी होगी उसको हम लोग क्या करेंगे, घटा लेंगे। ठीक है, आप इसे सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। अगला केस देख लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। बस यही लास्ट है। ग्राफिकल मेथड हमने बता दिया आपको क्या है। ग्राफिकल मेथड यहाँ पर भी लेते हैं। देखिए यहाँ बताया गया है, गणात्मक विधि में चित्र के अनुसार किसी बिंदु O पर लगे बल P और Q की क्रिया रेखा क्रमशः OA और OB से कोई उपयुक्त पैमाना स्केल मानकर कोण कोण पर बनाइए। मतलब कि क्या करना है, इसको पैमाना मान लेंगे। ठीक है, अगर 10 न्यूटन का बल लग रहा है P, ठीक है, तो इसको मान लेंगे 10 न्यूटन बराबर 10 मिलीमीटर। ठीक है, या फिर 10 सेंटीमीटर, जो भी मानना हो। मान करके क्या करेंगे, उस जो हमारा ग्राफ पेपर होगा उस पर पैमाना मान के ये हम खींच देंगे। ठीक है, उसके बाद से रिजल्टेंट हम यहाँ से मेजर कर लेंगे। ठीक है, बस जैसे हम लोग पहले पढ़ते थे। ठीक है, ग्राफ पर हम लोग डायग्राम ट्राई करते हैं, सेम वही मेथड है। बहुत ईजी है, इसका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट ये नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल हम लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन पीछे बचा हुआ, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जब ये बड़ा हो तब क्या होगा, इसको अगर हम यहाँ पे वैल्यू लेके समझें तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसे न्यूमेरिकल से ही ज़्यादा समझ में आ जाएगा ये 10 न्यूटन है तब का क्या होगा। ठीक है, तब क्या होगा, इसमें एंगल बताया नहीं है। ठीक है, तो फॉर जब एंगल नहीं बताएगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, एंगल हम लोग को लेके चलना पड़ेगा। इसको छोड़ देते हैं, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन 1, इसके बेसिस में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इस स्लाइड को प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, इस पर कम से कम हम लोग कोशिश करेंगे कि 8 से 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाए, ताकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो भी हो जाए, ताकि कोई भी चीज़ छूटे ना। ठीक है, वीडियो में आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके जरूर से बताइए, और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करिए। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।